तरावी के बाद लोग इसलिए जल्दी सो जाते हैं कि सुबह उनको फिर सहर पे उठना पड़ता है। 2:10 पे इन्होंने पेनिट्रेशन की है। गालिबन उनके जो कैलकुलेशंस है उसमें यह होगा कि 3-3:30 बजे तक सहरी की जगार होती है, उससे पहले वो अपना काम कर जाएं। डोंट यू थिंक सो? आई थिंक इसमें दो पहलू हैं। एक तो ना सिर्फ रमजान देखिए, ये 27वीं रमजान की शब थी और ये इन लोगों को जो तकरीबकार थे वो अपने से ही उन्होंने तो इसी डू और डाई वाला सिलसिला है और उन्होंने ये सोच लिया हुआ कि 27 की शब को अगर हम अपने तरफ से जाम शहादत नोश करते हैं तो हम सीधे जन्नत में जाएंगे। तो ये उनके लिए एक मोटिवेशन हो। दूसरे उनका ये ख्याल होगा कि जो है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि लोग इबादत वगैरह करके थोड़ा सा 1-8 घंटा आराम भी करते हैं ताकि सहरी के वक्त जो है फिर वो 3 बजे के करीब उठे। और ये 2:10 जो एग्जैक्ट टाइम दिया जा रहा है वो ऐसा लगता है कि नज़र का आलम होता है, जबकि उनके ख्याल में इन लोगों के जो है आसाब इतने चौकन्ने नहीं होंगे और इसलिए उन्होंने इस वक्त का इंतखाब किया। लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की वजह से ये भी लगता है कि अप्रोप्रिएट मेजर्स ले लिए गए थे, इसीलिए उनको एक जागते हुई कमांडो फोर्स वहां पे नजर आई। और हमारे पास जो इत्तलात आ रही थी वो ये भी थी कि बेस कमांडर कमांडर आजम खान जो है वो भी लीड कर रहे थे फ्रॉम द फ्रंट और वो भी मामूली से जख्मी हुए थे इसमें। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है कि देखिए सबसे पहले तो उंगलियां ये उठाई जाती हैं कि आपके पास एडवांस वार्निंग थी, उसके बावजूद वो कैसे ब्रीच कर गए। यहाँ तक हम मान लेते हैं कि ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि जो टेररिस्ट डिटरमिन्ड होगा वो बहरहाल दाखिल हो जाएगा, लेकिन उसके आगे फोर्स ने क्या एक्शन लिया। और इसमें जो जिस तरह आपने इशारा कर रहे हैं कि ना सिर्फ एयर कमांडर आजम जो कि बहुत फाल और ब्रेव ऑफिसर है, बल्कि इनफैक्ट मुझे उसके उस्ताद होने का शर्फ हासिल है, उसने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट गोली खा करके भी उसने लीड किया है और इस एक्ट को रिपेल किया है। उसके अलावा जो स्क्वाड्रन कमांडर था, ये एवेक्स था, वो वहां पे मौजूद था और उसने जो है जब एक आरपीजी का आपने जिक्र किया था, एक रॉकेट जो है लॉन्च होकर के जो हैंगर था, हैंगर के दरवाजे को अबूर करता हुआ अंदर दाखिल हो गया और उसने जो है आग लगा दी। तो स्क्वाड्रन कमांडर ने क्रॉल करके 2-3 और साथियों के साथ फायर एक्सटिंग्विशर्स उठाए और आग पे काबू पा लिया, वरना वो पूरा का पूरा एवैक जो है वो जलकर खाकिस्तर हो जाता और हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब सिर्फ उसके लिए पूरी कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन हाली साहब हमसे टेलीफोन पे बात करने का, बहुत शुक्रिया। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सुल्तान हाली हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और तज़किया यही हो रहा था पूरी सूरत हाल का कि यकीनन एडवांस वार्निंग थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी, इस वजह से सिक्योरिटी चौकस थी कि हमलावर जो थे वो अपना हदफ जो है पूरी तरह से नहीं हासिल कर पाए। ताहम ये ज़रूर है कि 4 से 5 घंटे की एक फियर्स गन फाइट हुई थी, तो लगता यह है कि ये बहुत ट्रेंड किस्म के फाइटर्स थे, जैसे कि मेहरान एयरबेस पे थे, उन्होंने सुबह कर दी थी लड़ते लड़ते। 7 से और 12 की फिगर बता रहे हैं, 7 हमलावरों की तो लाशें मिली हैं। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये इतना एडवांस असलहा, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, ये सब आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं? अगर सरहद पार से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, तो बीच में अटक की चौकी भी है, वहाँ से ये कैसे क्लियर होते हैं? ऑल द वे ये आ जाते हैं। ये कामरा एयरबेस, जैसे मैंने पहले भी बताया, मेन GT रोड पे है। अटक का पुल अगर आप पार करें और टुवर्ड्स इस्लामाबाद जाएं तो उसके बाद अटक का एक किला आता है, उसके तकरीबन कोई 8 या 9 किलोमीटर बाद सड़क पे सीधे हाथ पे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा शुरू हो जाता है। इस्लामाबाद से सिर्फ 60 किलोमीटर की इसकी मुसाफत है। तो इतना करीब आके और इस किस्म का मजमून हमला, और वो भी दूसरी मरतबा करना, ये यकीनन हमलावरों की जो अपनी इंटेलिजेंस है या उनकी मालूमात है, इसको भी जाहिर करता है कितने वो एक्सपर्ट हैं इस गुरिल्ला जंग में, उसको भी जाहिर करता है। और ये भी जाहिर करता है कि पाकिस्तान कितना सीरियसली इस वॉर अगेंस्ट टेरर का निशाना खुद भी बन गया, उसके फौजी भी और उसके सिविलियंस भी। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। देख रहे हैं लेट्स टॉक मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ, और मौजूद गुफ्तगू है आज सुबह कामरा एयरबेस पे दहशतगर्दों का हमला,
जिसमें हमारा एयरफोर्स के एक सिपाही आसिफ शहीद हुए हैं और एयर कमोडोर आजम जख्मी हुए हैं जो कि लीड कर रहे थे, बेस कमांडर हैं, और नुकसान पहुंचा है साब 2000 एयरक्राफ्ट को जो कि सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, एडवांस वार्निंग का एवैक्स एयरक्राफ्ट है वो। और जैसे कि मैंने कहा तकाबले में कि पिछले साल जब PAF मेहरान कराची पर हमला हुआ था तो हमने ये देखा था कि दहशतगर्दों का निशाना ओरियन एयरक्राफ्ट था जो कि सर्वेलेंस करता है समंदर के ऊपर और सबमरीन्स वगैरह को देखता है। इससे किसको फ़ायदा पहुंच रहा है, क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी फाल हैं, उन्होंने 10 अगस्त को ये वार्निंग इशू कर दी थी कि दहशतगर्द जो हैं वो किसी भी लम्हे किसी वक्त अब कैसे उनका निशाना एयरफोर्स के बेसिस होंगे और ईद से कुछ दिन कबल, 1-2 दिन कबल उनका कोई मुनज़्ज़म हमला होगा और ये हमला हो चुका है। और यही देखा कि उन्होंने एयरफोर्स के जवानों के वर्दी पहनी हुई थी, वो क्या रिसोर्सेज हैं, वो कौन से रिसोर्सेज हैं जो उनके पास हैं, LPGs कहाँ से आती हैं, एडवांस असला कहाँ से आता है। टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं साबिक डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो और साबिक सफीर पाकिस्तान बराए श्रीलंका जनाब कर्नल रिटायर्ड बशीर वली मोहम्मद साहब, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर्नल साहब मौजूद गुफ्तगू वही है जो अर्ज कर रहा था। आज सुबह जो PAF कामरा पे जो एक हमला हुआ है, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान का दुनिया का 7वां एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जहां पे के बहुत सारी चीजें होती हैं, PAF मिन्हास जहां पे के हमारे जहाज हैंगर्स में खड़े हुए थे और हमला हुआ साब 2000 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट पे जो कि एडवांस वार्निंग का है। ये आखिर इसके पीछे हमारे सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के पीछे ये दहशतगर्द कैसे पड़ गए और क्यों पड़ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले वो आपका तबसरा भी सुन लिया है, वो अपने ग्रुप कैप्टन साहब सुल्तान साहब का भी मैंने सुन लिया है जी। देखिए ये सारी एक उसकी कड़ी मुझे नजर आ रही है। मेहरान पे होता है, अभी मेहरान के साथ किसी दहशतगर्द वगैरह का क्या काम है? लेट से अगर उन्होंने किया भी है तो उनका उसके साथ क्या काम है? इसका आप बता रहे थे कि जी वो उसमें मियावाली में उनका एनकाउंटर हुआ, उसमें शायद उनका कोई कमांडर मारा गया। अभी कमांडर मारा गया तो पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ, वहां तो ऑपरेशन भी जारी है। आप देख रहे हैं कि वहां पे ट्राइबल जो उसमें फाटा के अंदर जो है और अजई एजेंसी में 30-30 बंदे मारे जाते हैं। तो ये उसके साथ लिंक करना और फिर अगर वो 1 अगस्त को हुआ है तो ये इतने दिनों में इतना सोफिस्टिकेटेड प्लान किस्म की चीज मेरा ख्याल से काफी मुश्किल है। मैं नामुमकिन नहीं कहूंगा, काफी मुश्किल है। और फिर तो इसका जो पूरा वो है वो उस कड़ी उस चेन में देखनी चाहिए कि ये इधर तो भी बड़े एयरक्राफ्ट खड़े थे, वहां भी बड़े एयरक्राफ्ट खड़े थे। व्हाई वर दे आफ्टर ये जो हमारे जो एयरबॉर्न सिस्टम है इसके पीछे क्यों पड़े हैं? तो बड़ा मेरे स्ट्रेट में उसका जवाब देना चाहूंगा, बजाय लखनवी अंदाज में बात नहीं करूंगा कि भाई वो शायद ये हो तो नहीं। इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो इंडिया को है, उसके अंदर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट और इसके भी अंदर जो है वो उन्हीं को इसकी तकलीफ है। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है, कोई 300 गालिबन मिलियन डॉलर की इसकी कीमत है। ये कोई 600 किलोमीटर हवा के अंदर जो है हाई अल्टीट्यूड वाले एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकेगा। तो ये सारी तकलीफें उनको हैं, तालिबान को इससे क्या वो है? नाउ द ओनली थिंग कि आप तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा है या किस तरह ये वर्दी ये तरीका देख लें, वो सारा मेन GT रोड पे है, वो अलर्ट है वगैरह सारी चीजें हैं। तो ये हम अपने देख लिया है कि हमारे इंडियंस जो हैं वो थ्रू अफगानिस्तान वो बॉर्डर उन्होंने अभी छोड़ दिया है बिकॉज उनको एक बड़ा सेफ हेवन मिला हुआ है और वो सेफ हेवन अफगानिस्तान है। आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में वो लगे हुए हैं। आपका जो है वो वजीर दाखिला साहब 4.5 साल हुकूमत करने के बाद अभी बोलता है कि इंडिया जी वहां ये कर रहा है। आपके बाजोड़ कुनर प्रोविंस से ये अटैक कौन कर रहा है वो भी आपको पता है। उनको ये सारे सेंसरीज किसने दी हैं? ये प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? आपका अफगानिस्तान वो अपना उनका हाल सीधा नहीं है, वो अपने घर को तो संभाल नहीं पाते। वहां पे ये लोग इन्वॉल्व हैं, इंडिया थारोली इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर। ये सोफिस्टिकेटेड वेपन जैसे आपने कहा, ये सारी ट्रेनिंग